आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। आपके पास यहाँ पे 3 आयन लिखे हैं, एक आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, एक आपका CH3 CH प्लस OCH3 लगा हुआ है, और तीसरे में CH3 CH प्लस और यहाँ COCH3 लगा हुआ है। और आपको बोल रहा है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, दूसरे में सेकंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट, तीसरे में थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, और चौथे में सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड। एनालाइज करिए, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी ऑफ आयन। और किस स्टेबिलिटी ऑफ आयन की? कार्बोकेटायन। सोचिए, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि कार्बन के ऑक्टेट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो कार्बन के ऑक्टेट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, पैसे देने वाले लगे होंगे, तो बताओ इसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर कभी रेफरेंस वैल्यू लगा होगा तो तुलनात्मक कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा। लेकिन इसी से अगर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो उस केस में क्या होगा? कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस किस रूप में हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है +m के रूप में, हो सकता है हाइपर कंजुगेशन के रूप में, हो सकता है +I के रूप में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किस किस रूप में हो सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है -m के रूप में, हो सकता है -I के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे होंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी गिराएंगे। सोचिए, रेजोनेंस कहां सोचना है, +m कहां सोचना है। तो अगर आपको +m सोचना होता है तो हमने आपको क्या पढ़ाया है? A डबल बॉन्ड B, इसी C के पास अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इधर से इधर पैसा जाएगा, दैट मींस +m का काम करेगा। लेकिन कभी अगर कहानी में A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D हो और इसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज्यादा हो, तो इसका पैसा इधर से इधर चलाएगा, तो दैट मींस से पैसा खींचने का काम करेगा। तो कभी अगर लोन पेयर आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसका मतलब रेजोनेंस की बात करिए। और अगर सारे रेजोनेंस को अगर मैं दिखा दूं एक बार फिर से, तो आपने क्या पढ़ा है? A डबल बॉन्ड B, C के पास पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस सोचना है। A के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस पढ़ना है। A ट्रिपल बॉन्ड B, C के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस सोचना है। तो अगर कार्बोकेटायन को लेकर चल रहा है तो कार्बोकेटायन यहां मिलेगा, कार्बोकेटायन यहां मिल सकता है, कार्बोकेटायन यहां मिल सकता है, यही तो होगा। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव आ गया तो रेजोनेंस सोच लेना। अगर E कोई एटम है जिसके बगल में, इसके ऊपर लोन पेयर है, बगल में पॉजिटिव आ जाए तो रेजोनेंस सोच लेना। A ट्रिपल बॉन्ड B C के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो रेजोनेंस सोच लेना। तो अगर रेजोनेंस हो गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा देगा +m वाला, लेकिन अगर -m वाला हो गया तो स्टेबिलिटी गिराएगा भी। दूसरा हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन ये मैंने आपको बताया है बेटा कि sp3 कार्बन चाहिए, sp3 कार्बन चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। अगर ऐसा है तो इसी को घेर लेना है, अब बगल वाले कार्बन में जितने हाइड्रोजन है उतने हाइपर कंजुगेशन सोच लेना है, यही तो करना है। तो इसका कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि इस कार्बन कितने हाइड्रोजन है। और लास्ट इंडक्टिव है, कोई अल्काइल ग्रुप होगा, अगर कभी कार्बोकेटायन से अटैच होगा तो +I से पैसा दे देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो सबसे पहले सोचिए रेजोनेंस ना हो तो हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन में ना हो तो लास्ट केस में इंडक्टिव इफेक्ट। एनालाइज करिए, कार्बोकेटायन के बगल में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर नहीं है, दैट मींस रेजोनेंस नहीं है। हाइपर कंजुगेशन देखो, तो जब तुमने इस कार्बोकेटायन को घेरा तो इसके बगल में 3, इसके बगल में 3 हाइड्रोजन इन कार्बन पे है, तो दैट मींस यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं। ये दूसरे में आ जाओ, तो जब इसको घेरा तो इसके बगल में कार्बन में 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ 3 हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन इधर क्या है? इधर अच्छी बात ये है कि लोन पेयर है, तो ए के पास लोन पेयर, बी के पास पॉजिटिव, तो यहाँ OR का स्ट्रॉन्ग +m लगा हुआ है। तो कहानी के अंदर रेजोनेंस भी है, कहानी के अंदर हाइपर कंजुगेशन भी है। लेकिन अगर इसको देखो अगर खोल के लिखने की कोशिश करो तो ये आपका CH3 है, यहाँ CH प्लस है, और यहाँ आपका CO है, और ये आपका CH3 है, यही तो है। तो बच्चे को कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा लग सकता है कि A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव, अब बच्चा जल्दबाजी में सोच सकता है रेजोनेंस है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास, क्या स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल।
और जो अनस्टेबल है तो यहाँ कीटोन का -I सोचना है, यहाँ कीटोन का +M नहीं सोचना है। और वैसे भी कीटोन +M में नहीं जाता है, इसलिए कहानी में रेजोनेंस वाली बात मत सोचिएगा। और जो कार्बोकेटायन को घेरा तो इसके बगल में कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 हाइपर कंजुगेशन भी है। तो पहले वाले केस में 6 हाइपर कंजुगेशन है, दूसरे वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन लेकिन स्ट्रॉन्ग +M, और तीसरे वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन लेकिन -I। अब सोचिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? रेजोनेंस। मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और सेकंड के बाद कौन सा हो गया? फर्स्ट, क्योंकि उसके अंदर 6 हाइपर कंजुगेशन है। यहां बोल रहा है थर्ड, इसको भूल जाओ, और यहां बोल रहा है फर्स्ट फिर थर्ड, तो ये हमारा आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर +M छुपा हुआ और एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे -I छुपा हुआ। अगर आपने -I सही तरीके से देख लिया तो स्टेबिलिटी सही बता दोगे, और गलती से +M वगैरह लगा दिया तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।